2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा आला कमान ने पुराने कद्दावर दावेदारों को किनारे कर इस 5 बार के पार्षद पर दांव लगा दिया तो चुनावी पंडितों ने इसे जोखिम माना। इसी जमीन से, इसी मिट्टी से एक लड़का निकलता है जिसके पास ना कोई बड़ा सरनेम है और ना ही तिजोरी में करोड़ों रुपए। नाम है रिकेश सेन। वो खोल देंगे तो क्या होगा भैया? प्राइवेट प्लेस है ना, हम लोग अपना आधार कार्ड देके हम लोग खुद प्राइवेट देके जाएंगे ना भैया। एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार वाले राज्य में एक केंद्र सार्वजनिक उपक्रम के खिलाफ खुलकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मजदूर यूनियन के साथ खड़ा है। ये आसान नहीं, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम है। विधायक बनते ही रिकेश सेन ने जो मॉडल शुरू किया वो छत्तीसगढ़ में मिसाल बन गया है और लोग आज इसे 1 रुपए की सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। 2023 के टिकट दावेदारी के दौर में अचानक 2007 का एक कथित स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें हवाला के लेन देन और बड़े बड़े नेताओं को साधने की धुंधली बातचीत बताई जा रही थी। वैशाली नगर कोई ऐसी सीट नहीं है जो किसी एक पार्टी की जागीर हो। यहाँ जनता हर बार हिसाब मांगती है और हिसाब ना मिले तो कुर्सी बदल देती है। देखिए, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको भिलाई ले चलना चाहता हूं। भिलाई यानी मेरे अपने शहर रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर, जहां भिलाई स्टील प्लांट की चिमनियां दिन रात धुआं छोड़ती है और उसी धुएं की छांव में एक शहर बसा है जिसका मिजाज बाकी छत्तीसगढ़ से बहुत अलग, बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको केरल का नायर मिलेगा, आंध्रा का रेड्डी मिलेगा, यूपी बिहार का मिश्रा तिवारी मिलेगा और साथ में छत्तीसगढ़ की मिट्टी का असली बेटा यानी ओबीसी वोट बैंक भी मिलेगा। ये मिला जुला शहर है और इसी शहर के भीतर एक विधानसभा सीट है, वैशाली नगर। ये सीट कोई बहुत पुरानी नहीं है, 2008 के परिसमन में बनी है और जब बनी तो शुरुआत ही एक बड़े नाम से हुई। भाजपा की कद्दावर नेता सरोज पांडे यहां से विधायक रह चुकी है। इसके बाद ये सीट डोलती रही, कभी भाजपा जीती, कभी कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी, लेकिन यहां हमेशा कांटे की टक्कर रही है। यानी वैशाली नगर कोई ऐसी सीट नहीं है जो किसी एक पार्टी की जागीर हो। यहाँ जनता हर बार हिसाब मांगती है और हिसाब ना मिले तो कुर्सी बदल देती है। इसी सीट के भीतर एक और दुनिया है जो चुनावी आंकड़ों में कम लेकिन असली राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रखती है। कैंप एरिया, ईडब्ल्यूएस कॉलोनियां, वो मजदूर बस्तियां जहां लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा सवाल कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नीतियां नहीं है। सवाल इनके लिए होता है कि आधी रात को अस्पताल में बेड ना मिले या थाने में कोई चक्कर हो जाए तो कौन सा नेता आस्तीन चढ़ाकर साथ खड़ा मिलता है। और भिलाई की राजनीति का एक और पहलू भी है जिसका जिक्र आगे बार बार आएगा इस पूरी कहानी में। यहाँ का कबाड़ और स्क्रैप का साम्राज्य जो सालों से इस औद्योगिक शहर की रगों में बहता रहा है। इसी जमीन से, इसी मिट्टी से एक लड़का निकलता है जिसके पास ना कोई बड़ा सरनेम है और ना ही तिजोरी में करोड़ों रुपए। नाम है रिकेश सेन और आज इस वीडियो में हम इनकी कहानी एक सीरीज शुरू करके आज जुलाई 2026 तक हर मोड़ पर रुककर हर सच को टटोलते हुए चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष बड़बंदा है और आप द लोक रस के वश में हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब का बटन पहले दबाइए। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर नहीं हैं तो निवेदन है आपसे भाई कि सब्सक्राइब को कर लीजिए और 2-4 लोगों से और करवाइए सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे मालूम है द लोक रस में
हम जो परोस रहे हैं उसके हर रस से आप खूब मजा ले रहे हैं और मजा लेते रहिए। आप ही लोग के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। सब्सक्राइब कर लिया है ना? हाँ, तो चलते हैं। तारीख 10 अगस्त 1981 1981 दुर्ग के एक छोटे से बेहद साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। पिता आनंद राम सेन का पेशा कोई बड़ा कारोबार बिल्कुल नहीं था। एक छोटी सी सैलून की दुकान थी जहां वो लोगों के बाल दाढ़ी बनाकर घर चलाते थे। और जब इस बच्चे की उम्र खेलने कूदने की थी तब इसे भिलाई स्टील प्लांट की तपती दीवारों के बाहर ठेकेदारों के मातहत बोरे ढोने का काम करना पड़ा। जरा सोचिए इस तस्वीर को। एक तरफ भट्टी की झुलसने वाली गर्मी जहां कोयले डालने का लगातार काम चल रहा है, और दूसरी तरफ जब वहां से फुर्सत मिले तो ये लड़का पिता की दुकान पर आकर उस्तरे कैंची पर हाथ आजमाता है। रिकेश सेन आज भी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं, मेरे हाथ पर उसी भट्टी की आग के निशान आज भी है। 1997 में बीएसपी के हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इससे आगे की कोई बड़ी डिग्री उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन भिलाई की तंग गलियों ने रोज की उस जद्दोजहद ने एक ऐसा सबक सिखा दिया उन्हें जो किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं सीखा जा सकता। उनके अभी राजनीतिक जीवन में, उनके व्यक्तित्व में वो शायद झलकता भी है। और फिर आता है साल 2000, उम्र सिर्फ 21 साल। रिकेश सेन ने पहला पार्षद चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए और घर में इतना पैसा शायद नहीं था। तो कहानी ये बताई जाती है कि इस लड़के ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया सिर्फ जनता के काम कराने के लिए। अब ये मान लेना कि ये पूरी कहानी हुबहू वैसी है जैसी सुनाई जाती है, शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये कहानी हर इंटरव्यू में, हर पोस्ट में लगभग एक जैसे शब्दों में इतनी बार दोहराई गई है कि उसमें एक भावनात्मक ब्रांडिंग की छाप जो है साफ दिखाई देती है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, चुनावी नतीजे झूठ नहीं बोलते हैं। और इसी जमीनी पकड़ के दम पर रिकेश सेन भिलाई नगर निगम से लगातार 5 बार पार्षद चुने गए, एक बार तो निर्दलीय के तौर पर भी। और इसी बीच उन्होंने वो फॉर्मूला को अपनाया जो आगे चलकर उनकी पूरी राजनीति की नींव बना। हर साल वार्ड की बुजुर्ग महिलाओं को अपने खर्च पर तीर्थ यात्राओं पर ले जाना, मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाना और गरीब के घर मौत आए तो स्वर्ग रथ जैसी अंतिम यात्रा सेवा शुरू करना। इन सब ने रिकेश सेन को सिर्फ एक पार्षद से ऊपर उठाकर बस्तियों का जो है ना रखवाला बोलते हैं वो बना दिया। और फिर 2008 में वे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, निगम में नेता प्रतिपक्ष बने और धीरे धीरे ओबीसी चेहरे के तौर पर पार्टी संगठन में अपनी जगह बनाते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन राजनीति में जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, अतीत के गड़े मुर्दे उतनी ही तेजी से उखड़ने लगते हैं। 2023 के टिकट दावेदारी के दौर में अचानक 2007 का एक कथित स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें हवाला के लेन देन और बड़े बड़े नेताओं को साधने की धुंधली बातचीत बताई जा रही थी। विरोधियों को उम्मीद थी कि इस एक तीर से करियर जो है हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रिकेश सेन ने बंद कमरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीधे बस्तियों में जाकर मोर्चा खोल दिया। कहा 2007 में तो मैं भाजपा में था ही नहीं, एक अदना सा निर्दलीय पार्षद था उस समय जो बड़े नेताओं को नाम से भी नहीं जानता था। वीडियो के कट्स दिखाए, लिपसिंग की गड़बड़ियां गिनाई और जो विवाद उन्हें डुबोने के लिए बनाया गया था वो उल्टा विरोधियों के गले की हड्डी बन गया। नतीजा 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा आला कमान ने पुराने कदावर दावेदारों को किनारे कर इस 5 बार के पार्षद पर दांव लगा दिया तो चुनावी पंडितों ने इसे जोखिम माना
सामने कांग्रेस के मुकेश चंद्राकर थे, लेकिन जब ईवीएम खुले, उसके बक्से खुले तो नतीजे चौंकाने वाले थे। रिकेश सेन को 59.4% वोट, करीब 40,000 वोटों का भारी भरकम मार्जिन मिला और उनके चुनावी हलफनामे में दर्ज शून्य आपराधिक रिकॉर्ड्स ने इस क्लीन इमेज को और पुख्ता कर दिया। अब जब ये पुख्ता हो गया है तो आगे की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है। अब यहां से कहानी दो अलग अलग सुरों में बंटती है। एक सुर है जन सेवा का, दूसरा सुर है विवाद का, और दोनों को साथ साथ समझे बिना रिकेश सेन को समझना नामुमकिन है। विधायक बनते ही रिकेश सेन ने जो मॉडल शुरू किया वो छत्तीसगढ़ में मिसाल बन गया है और लोग आज इसे 1 रुपए की सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। हेलमेट बैंक, सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर 1 रुपए में रोज की किराए पर हेलमेट, 31 तरह के ब्लड जांच बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपए में एक्सरे, महाशिवरात्रि पर 1 रुपए में डायलिसिस और गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी, और मार्च 2026 के महिला दिवस पर एक ऐसा ऐलान जिसने शायद सबसे ज्यादा दिल जीते, 1 रुपए में ब्राइडल मेकअप और मेहंदी, जिसकी बाजारी कीमत 20 से 70,000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा कंबल बैंक, श्री राम रसोई और दिव्यांगों को और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा, कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए मुफ्त ठहरना, शक्ति योजना के जरिए भिलाई की करीब 22,000 घरेलू कामकाजी महिलाओं का डाटा बेस बनाकर उन्हें साक्षरता और डिजिटल ट्रेनिंग से जोड़ा गया। दूर दराज से आने वाले SC OBC के 200 जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त हॉस्टल और 1200 रुपए महीना भोजन भत्ता दिया गया, जैसे खुद मुख्यमंत्री ने सुनते ही मंजूर कर दिया था। 4.5 करोड़ की सड़क नाली पाइपलाइन स्वीकृति हो गई। रामनगर मुक्तिधाम का करोड़ों का रीडेवलपमेंट, जहां वातानुकूलित प्रार्थना हॉल और इको फ्रेंडली सप्ताह गृह तक बनाया गया। क्योंकि रिकेश सेन जी का कहना है मृत्यु भी उतनी ही असलियत है जितना जन्म, तो वो जगह भी सम्मानजनक होनी चाहिए। ये फायदा जो है असली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल यही पूछ लेते हैं, अगर सुविधा वाकई मुफ्त देनी है तो ये 1 रुपए का टोकन क्यों? जवाब जो है खुद इसी सवाल में छुपा है। हर 1 रुपए की सुविधा के लिए एक इंसान विधायक कार्यालय आता है, रजिस्टर होता है, टोकन लेता है, यानी हर लाभार्थी अपने आप एक डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाता है। और हर सुविधा का ब्रांड नाम सरकार नहीं, रिकेश सेन MLA है। यहां तक कि बांटे जाने वाले बोतल बंद पानी पर भी यही नाम लिखा मिलता है, देखा होगा आपने, जिसे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। तो जनसेवा सच्ची भी है और उतने ही सोच समझकर ब्रांडेड भी है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। लेकिन साहब, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां तस्वीर उतनी सुंदर नहीं रह जाती। अब अप्रैल 2024 का महीना याद रखिए, क्योंकि इसी एक महीने में रिकेश सेन के 2 बिल्कुल उलट चेहरे सामने आए। 22 अप्रैल को नेहरू नगर के एक गार्डन में रिकेश सेन अचानक पहुंचे और वहां बैठे कपल्स को भगाने लगे। वीडियो जो है वायरल हुआ और उसमें एक लड़की ने सीधे उन्हीं से सवाल पूछा, आपने तो ओयो हर जगह बंद करा दिया है, अब हम जाए तो जाए कहां? इससे पहले वे भिलाई के कई ओयो होटल्स को देह व्यापार का अड्डा बताकर सील कर चुके थे और सिर्फ 5 दिन बाद 27 अप्रैल को दुर्ग के एक हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंच से उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वालों की गर्दन काट कर रख देनी चाहिए। NDTV जैसे नेशनल चैनलों ने इसे स्लिटिंग थ्रोट्स रिमार्क्स कहकर रिपोर्ट किया। कांग्रेस के सचिन पायलट ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी और रिकेश सेन के मीडिया प्रभारी ने साफ कह दिया कि विधायक अपनी बात पर कायम है, कोई माफी नहीं। और मई में जनता ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया। ठीक रिकेश सेन के अपने कार्यालय की छत के ऊपर एक कपल का किसिंग वीडियो वायरल हो गया। हेडलाइन बनी, ओयो बंद कराने वाले विधायक के दफ्तर के ऊपर ही। क्या आप समझ गए होंगे? वीडियो देखिए। नवंबर 2024 में एक और तस्वीर सामने आ गई। भिलाई के नक्टा तालाब का नाम बदलकर शारदा सरोवर रखने की घोषणा हुई। बिना स्थानीय समुदाय से पूछे लोक कलाकार देवदास बंजारे से जुड़े इस तालाब के नामकरण पर
सतनामी समाज ने विरोध जताया और विरोध जताने पहुंचे एक युवक का जबड़ा पकड़कर आक्रामक अंदाज में समझाते हुए रिकेश सिंह का वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस जब ये वीडियो देखी तो उसे सत्ता के अहंकार की भाषा बताई। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो उस युवक ने खुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई और बाद में रिकेश सेन ने नामकरण का फैसला जो है वापस ले लिया और कहा, मैं पहला विधायक हूं जो विपक्ष की बात मान रहा हूं। लेकिन असली गहरी कहानी अभी बाकी है और ये कहानी खुद रिकेश सेन के ही मुंह से निकली है। हमारे ही एक पुराने इंटरव्यू में, जिसे रिकेश सेन का सबसे जोरदार और जबरदस्त इंटरव्यू कहा जाता है, जिसे सत्यम पांडे ने लिया था अपने अनोखे अंदाज में, उसी इंटरव्यू में हंसते हंसते उन्होंने बताया, क्या बताया देखिए वीडियो में। मैं बीच में मेरी आलोचना खत्म हो गई थी, मैं बड़ा टेंशन में आ गया था। हाँ। एक लड़का रखा हूँ मैं 15,000 रुपए में आलोचना करने के लिए उसको फेसबुक में हाँ। हर 4 दिन में उसको मैं बोला हूँ कि आपको कुछ ना कुछ डालना है। इसके 2 फायदे हैं। हाँ। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि शहर में जितने में विरोधी है उस लड़के को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद तो सामने आते नहीं है, पॉइंट मिलता है उनको। वो सामने नहीं आते हैं। हाँ। तो वो सामने नहीं आते हैं तो वो उस लड़के को रात को बताते हैं जी। ये वाला कमी है उसका, इसको डालना, वो परेशान हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा। हाँ। तो वो लड़का फिर मुझे बताता एक और विरोधी आपका मिल गया। हाँ। तो वो लड़के को मैं 15,000 रुपए पेमेंट देता हूँ। इंटरव्यू का ये वीडियो क्लिप पूरे छत्तीसगढ़ में इतना वायरल हुआ कि आज तक एबीपी न्यूज, दैनिक भास्कर जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं इस क्लिप को काट कर खबर चलाने लगी। खैर, ये सुनने में एक बड़ी चतुर राजनीतिक चाल जरूर लगती है, मगर इसे और गहराई समझना चाहिए। तो इंटरव्यू को देखना समझना है तो रिकेश सेन की एक और वायरल वीडियो है। भिलाई के एक नामी मॉल के संचालक को सार्वजनिक रूप से कानून और मर्यादा की सीमा लांघकर हड़काने के मामले ने भी प्रशासनिक हलकों में खूब किरकिरी कराई। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला कर रख दिया। मार्च 2026 महिला दिवस के कार्यक्रम में हजारों महिलाओं के बीच रिकेश सेन ने मंच से रोते हुए कहा कि उन्हें हनी ट्रैप या झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है और उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर एक पीली फाइल तैयार हो रही है। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, दहशत में आए बीजेपी एमएलए, और ये सिर्फ एक मंच भाषण बनकर नहीं रह गया। ठीक 2 दिन बाद 11 मार्च 2026 को विधानसभा के बजट सत्र में खुद सदन के भीतर रिकेश सेन की सुरक्षा का मुद्दा उठा। भूपेश बघेल ने सरकार से तुरंत बयान देने की मांग कर दी। जब सरकार साफ जवाब नहीं दे पाई तो विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। मामला दोबारा उठा और आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री को कलेक्टर एसएसपी से बात करके जांच के निर्देश दिए गए और यही ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। जिस पीली फाइल के दावे को कई लोग सिर्फ ड्रामा समझकर खारिज कर रहे थे, उसे खुद विपक्ष के यानी कांग्रेस ने सदन में उठाकर गंभीरता दे दी। तो अब सिर्फ विक्टिम कार्ड कहकर उसे उड़ा देना मुश्किल है। भले ही आज तक कोई नामजद आरोपी या दर्ज एफआईआर सामने नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में इसके 2 नजरिए चलते हैं। एक, वैशाली नगर में भाजपा के पुराने कैडर बेस्ट नेताओं की एक बड़ी फौज है जो रिकेश सेन के इस हाइपर एक्टिव वन मैन शो और सीधे ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलने के अंदाज से खफा है। संगठन के भीतर दबी जुबान में चर्चा है कि वो खुद को पार्टी के अनुशासन से बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नजरिया कि ये एक क्लासिक विक्टिम कार्ड है जो तब खोला जाता है जब आपकी शिकायतें आला कमान तक पहुंचने लगे, ताकि बस्तियों की सहानुभूति जो है एक सुरक्षा कवच बन जाए। तो दोनों नजरिया अभी सिर्फ अटकल है। किसी ने खुलकर नाम लेकर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन इतना पक्का है कि यह मामला अब सिर्फ रिकेश सेन का निजी दावा नहीं रहा, राज्य की विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बन चुका है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे ताजा और सबसे गर्म अध्याय जो अभी इसी हफ्ते लिखा जा रहा है। 26 मई 2026 को दुर्ग पुलिस ने भिलाई के अकल ओरडी गांव के एक गोदाम पर छापा मारा। अंदर मिला 250 टन चोरी का लोहा, भिलाई स्टील प्लांट से निकला हुआ। कुल 3 करोड़ 22 लाख की जब्ती।
जांच में पता चला कि पिछले 4-5 महीनों से फ्लू डस्ट यानी राख की आड़ में ट्रकों में लोहा छिपाकर बाहर निकाला जा रहा था। जुलाई तक गिरफ्तारियां 10 के पार पहुंच गई और 10 जुलाई 2026 को खुद प्लांट के 2 बड़े अधिकारी जीएम हिमांशु भूषण मलिक और इंजीनियर मनोज देवांगन गिरफ्तार हो गए। यानी ये चोरी बाहर वालों की नहीं, अंदर से मिली भगत की कहानी निकली। और चौंकाने वाली बात, ये सब 400 सीसीटीवी कैमरों और बाहर 100 से ज्यादा सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी में होता रहा। यहीं से रिकेश सेन की एंट्री होती है। इन्होंने दावा किया कि ये कोई नई या फिर इकलौती घटना नहीं है, बल्कि पिछले करीब 40 सालों से चला आ रहा एक संगठित खेल है, जिसमें अब तक 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोहा चोरी हो चुका है। इन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, कहा कि मानसून सत्र में विधानसभा में इस पर अशासकीय संकल्प लाएंगे और जून के आखिरी में भिलाई इस्पात संयंत्र मजदूर संघ के पदाधिकारियों से इस्पात भवन की कॉफी हाउस में मिले, जहां तय हुआ कि यूनियन खुद प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री और इस्पात मंत्री को चिट्ठी लिखेगी। अब यहाँ 2 चीजों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। एक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार वाले राज्य में एक केंद्र सार्वजनिक उपक्रम के खिलाफ खुलकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, मजदूर यूनियन के साथ खड़ा है। ये आसान नहीं, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम है, लेकिन जो सवाल उठाने जरूरी है वो ये कि असली भांडाफोड़ पुलिस ने अपने दम पर कर दिया है, मई में ही कर दिया था। रिकेश सेन का 10,000 करोड़ और 40 साल वाला आंकड़ा किस डेटा पर आधारित है, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में कहीं साफ नहीं है। शहर की सियासी गलियों में एक फुसफुसाहट भी चलती है कि क्या इस लोहे के खेल पर चल रही कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है या इसमें कहीं चुनिंदा टारगेटिंग का खेल भी है। ये फिलहाल सिर्फ एक चर्चा है, किसी ने नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। इसे उसी सावधानी के साथ लेना चाहिए। तो सवाल यही रहता है, रिकेश सेन इस कहानी में असली क्रूसडेर है या ऐसी खबर पर सवार हो गए हैं जिससे पहले ही पुलिस तोड़ चुकी थी। इसका जवाब आने वाला है, आने वाले महीने में मिलेगा। मानसून सत्र में सच में संकल्प आता है या नहीं, सीबीआई जांच बैठती है या नहीं, ये देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब सब कुछ एक साथ रख कर देखते हैं, समेट कर। एक आदमी जो भट्टी में मजदूरी करता था आज विधायक है, ये सच है। उसके दफ्तर से हजारों लोगों को 1 रुपए में असली राहत मिल रही है, ये भी सच है। और वही आदमी हिंसा की भाषा बोलता है, अपनी आलोचना खुद खरीदता है, ये भी उतना ही सच है उसी की अपनी आवाज़ में। और आज वही आदमी एक 10,000 करोड़ के घोटाले का दावा करके खुद को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एंटी करप्शन क्रूसेडेर की तरह पेश कर रहा है, जिसका सच अभी लिखा जाना बाकी है। और वैशाली नगर की उन तंग गलियों में जहाँ से ये कहानी शुरू होती है, नेहरू नगर की पढ़ी लिखी वाइट कॉलर दुनिया आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सुथरी राजनीति की भाषा मांगती है और अक्सर रिकेश सेन की आक्रामक शैली से असहज दिखती है। लेकिन कैंप एरिया की बस्तियों में, ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में जहां मजदूर परिवार रहते हैं, वहां भरोसा जो है आज भी उतना ही मजबूत नज़र आता है, क्योंकि वहाँ के लिए रिकेश सेन कोई फाइलों में बंद नेता नहीं है, बल्कि सुबह स्कूटी से गुजरने वाला, 1 रुपए में मदद पहुंचाने वाला चेहरा है। और शायद यही वो जगह है जहां इस सीट की पूरी राजनीति टिकी है। 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग उम्मीदें और एक ही विधायक जो दुनिया को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भरोसा और जवाबदेही 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जनता का भरोसा मिलना आसान है अगर आप सही वक्त पर सही जगह खड़े हो, लेकिन जवाबदेही का मतलब है जब सवाल पूछे जाए तो जवाब भी हो, सिर्फ नई हेडलाइन नहीं। और यही वो लाइन है जिस पर रिकेश सेन की असली परीक्षा अभी बाकी है। न सिर्फ आज बल्कि आने वाले महीनों में जब मानसून सत्र आएगा, जब लोहा चोरी कांड की जांच आगे बढ़ेगी, जब पीली फाइल की जांच जो है
उसका नतीजा सामने आएगा तो तब समझ में आएगा। तो अब आप ही बताइए, रिकेश सेन आपको वैशाली नगर का सच्चा हीरो लगते हैं जिसने संघर्ष से सफलता पाई और आज जमीन से जुड़ा हुआ है, या एक माहिर पॉलिटिकल ब्रांड जो मौके पर अपने पक्ष में भुनना जानता है, या दोनों एक साथ एक ही इंसान में? कमेंट में लिखिए, बहस कीजिए, इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि लोहा चोरी कांड और पीली फाइलें दोनों कहानियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जब असली नतीजे सामने आएंगे हम आपके सामने उसे भी लाएंगे पूरी सच्चाई के साथ। तो भाई तब तक के लिए देखते रहिए द लोक रस को, और हाँ, सब्सक्राइब करना भाई मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन जो है दबा लीजिए, और यह वीडियो, यह पेशकश, यह किस्सा, यह कहानी, जो भी इसे बोल दीजिए आप, यह आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। दिल खोल कर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर बुरा लगा हो, कुछ त्रुटियां दिख गई हो, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। लेकिन हमारे साथ भाई जो भी हो, जैसा भी हो, जुड़े रहिए। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।